नमस्कार, 10 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर, भाजपा कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर बैठक में चर्चा हुई। कई और अहम मुद्दों पर भी इस बैठक में मंथन हुआ। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बैठक में शामिल हुए और बैठक में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भाजपा कोर कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है और प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर ही इस बैठक में चर्चा हुई। कई और महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिसमें बैठक में चर्चा हुई, जिसको लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में शामिल हुए थे और साथ ही साथ दत्तात्रेय होसबोले भी बैठक में मौजूद रहे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट कब तक जारी हो सकती है? इस बैठक के खत्म होने के बाद सवाल यही। देखिए, बिल्कुल ये जो बैठक की आज मुख्यमंत्री आवास पर, केवल कोर कमेटी की बैठक इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि सर कार्यवाह संघ के जो सर कार्यवाह है, हमके नंबर 2 है मोहन भागवत के बाद दत्तात्रेय होसबोले, वो लखनऊ में थे और आज वो भी इस बैठक में शामिल हुए। सर कार्यवाह इस तरह की बैठकों में कम ही जाते हैं, लेकिन वो मौजूद रहे मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहे, महामंत्री सुरेंद्र धर्मपाल सिंह है, डिप्टी सीएम मौजूद रहे। और जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें यूपी में बीजेपी ने 80 का जो लक्ष्य रखा है वो कैसे हासिल होगा, क्या कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, कैसे समन्वय स्थापित किया जाए लोकसभा चुनाव को लेकर। और इसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। खुद सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कुछ निर्देश भी दिए हैं, सभी को निर्देश दिए हैं। खासतौर से जो सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी नहीं जीत पाई थी उसको लेकर जो बैठक हुई थी और उस पर अब सर कार्यवाह की ओर से भी निर्देश आए। इसके अलावा देखिए, संघ ने 2 क्षेत्रों में बांटा हुआ है, पूरा पश्चिम क्षेत्र है और उसका दूसरा क्षेत्र है। दोनों जो क्षेत्र प्रचारक हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी एक तरीके से ये एक बड़ी बैठक है। कोर कमेटी की जो बैठक थी उसमें 5 लोग होते हैं, लेकिन इसमें चूंकि सर कार्यवाह भी मौजूद थे, क्षेत्र प्रचारक भी मौजूद थे, तो अपने आप में इस बैठक में जो भी चर्चा हुई है उसका असर आने वाले दिनों में जरूर दिखेगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण आपने जानकारी अनुभव हम तक पहुंचाई है कि संघ के क्योंकि नेता भी इस बैठक में मौजूद थे, तो ऐसे में अलग एक संकेत देखने को जरूर मिले हैं इस बैठक के बाद। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कई मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुआ। प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर हालांकि ये बैठक हुई थी, डिप्टी सीएम की मौजूदगी थी इस बैठक में। ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल हुए थे। इसके अलावा संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस बैठक में मौजूद रहे। बढ़ेंगे आगे, अखिलेश यादव आज पहुंचे आजमगढ़, जहां पर उन्होंने अतरौलिया से विधायक संग्राम यादव की मां और पूर्व मंत्री बलराम यादव की पत्नी के स्वर्गवास होने पर परिवार के साथ शोक संवेदना जाहिर की। इसी दौरान काफी तादाद में सपा के समर्थक भी पहुंच गए, जिनका अखिलेश यादव ने आभार जताया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी सभी 80 लोकसभा सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने भाजपा पर भी तीखा हमला बोला। खेल सकते, क्यों खेलना? मान लीजिए हम पूजा पाठ नहीं करा सकते तो हम क्यों उलझें किसी चीज़ से? हम एक अच्छे ब्राह्मण को बुलाएंगे जिसको मंत्र उच्चारण अच्छा कर सके, हमारी पूजा पाठ बढ़िया कराए। अरे भाई, जब तुम्हें क्रिकेट खेलना ही नहीं आता क्यों बैट पकड़ करके जा रहे हो आप? अच्छा, फुटबॉल के बारे में ABCD नहीं पता, अकेले बैठ के फुटबॉल देख रहे हो आप? तो ये कहा, और मेरा कहने का मतलब ये था कि कम से कम गोरखपुर में और बनारस में इंटरनेशनल स्टेडियम तो बन जाता, क्यों नहीं बना? और गठबंधन मिलकर के 80 की 80 सीटें लड़ेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो हार देखी है, मैनपुरी में जो हार हुई है, तो अभी तक आकलन नहीं कर पाएंगे इतना बुरा क्यों हारे। और बुरा इसलिए हारे कि महंगाई का इनके पास जवाब नहीं है, बेरोजगारी का जवाब इनके पास नहीं है, किसान की आय दोगुनी का जवाब नहीं है, और जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य की हो चाहे अन्य विभाग की, वो कोई सेवा नहीं दे पा रही है। तो राजभर से किधर गए वो बुझाने। कानपुर देहात पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक के गाड़ी पलटने वाले बयान पर कहा कि भाजपा कुछ भी कर सकती है। आप देख रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है उत्तर प्रदेश में। रोज घटनाएं भी हो रही हैं और किसान तो इतना परेशान है
अभी आप देख के आए होंगे आलू का क्या हाल है, इससे पहले गेहूं का क्या हाल हुआ है, धान का क्या हाल हुआ है। यूपी कांग्रेस 10 मार्च से आपकी पार्टी आपके गांव अभियान की शुरुआत करने जा रही है। ये अभियान 10 दिनों का होगा, जिसमें 1500 गांव में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे। इस अभियान को लेकर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में एक सम्मेलन का भी आयोजन आज किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम के साथ ही तमाम मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अल्पसंख्यक कांग्रेस का जो हमारा विभाग है, उस विभाग के हमारे प्रदेश के चेयरमैन हैं शहनवाज आलम जी, उन्होंने एक प्रोग्राम तय किया है, आपकी पार्टी आपके गांव। ये प्रोग्राम उनका 10 दिन का प्रोग्राम है और इन 10 दिनों में 1500 गांव में जाएंगे। 1500 गांव में जाकर के आज की जो परिस्थितियां हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, अन्याय अत्याचार है, बढ़े हुए दाम हैं, इन पर गांव-गांव जाकर के चर्चा करके लोगों से चर्चा करके ये उन्हें बताना चाहेंगे कि आज की हालत प्रदेश की जो है उसका कारण क्या है। कब शुरू होगा? ये कार्यक्रम उन्होंने 10 मार्च से 20 मार्च तक को रखा है। 10 मार्च से शुरू करेंगे ये और 20 मार्च को उसका समापन हो जाएगा। तो इन 20 तारीख तक 1500 गाँव में ये जाएंगे। निषाद पार्टी ने ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा में बड़ी सेंधमारी की है। सुभासपा के राष्ट्रीय सचिव रमाकांत कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी निषाद समेत कई लोगों ने सुभासपा से इस्तीफा देकर निषाद पार्टी का दामन थाम लिया है। सुभासपा को झटका देकर निषाद पार्टी की सदस्यता लेने वालों में रविंद्र यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सहदेव प्रजापति जो कि मंडल कोऑर्डिनेटर हैं कानपुर मंडल से, सूरज कश्यप जो कि जिला युवा मंच अध्यक्ष हैं औरैया से, अंशु कठेरिया मंडल संगठन मंत्री और राम कांति मंडल उपाध्यक्ष हैं, सुमन कुमारी जिला अध्यक्ष औरैया से, प्रेम देवी जिला अध्यक्ष कानपुर देहात से, उषा देवी जिला उपाध्यक्ष औरैया से और राजेश कुमार जिला उपाध्यक्ष कानपुर देहात से इनके नाम शामिल हैं, जिन्होंने सुभासपा में निषाद पार्टी की सेंधमारी के बाद वार पलटवार का सिलसिला भी अब शुरू कर दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज सुभासपा में बड़ी सेंधमारी की। सुभासपा के कई लोगों को अपने यहाँ ज्वाइन कराया। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? सुभासपा में सेंधमारी कर दी। सुभासपा तो बड़ा भाजपा के साथ करीबी बना रही है, आप भाजपा के सहयोगी दल हैं, उन्हें बड़ा भाई बोलते हैं, उसी में सेंधमारी भी हो गई। नहीं, सेंधमारी नहीं होती है हम लोगों को। हम लोग तो सिंधमारी है। सिंध की सभ्यता है, भगवान राम और निषाद राज की सभ्यता से, हमारी संस्कृति से, निषाद पार्टी की विचारधारा से जो लोग भी आए उसका मेरे पास स्वागत है। अगर हमारे पास हम उन्हें जगह नहीं देंगे तो विपक्षी के पास जाएंगे। भाई जहाँ से कोई नाराज़ है किसी कारण बस उसे नहीं वहाँ लगा कि नहीं वो नीतियों से भटक गए हैं, उनका सम्मान नहीं हो रहा, तो वहाँ से अगर वो हटे हैं और इस विचारधारा से उन्हें लगा कि नहीं निषाद पार्टी का विचारधारा निर्बलों के साथ, निर्बल को सबल बनाना है, गरीब शोषितों को न्याय दिलाना है, उनको विकास की मुख्यधारा मिलाना है, और जो सदियों से सताए गए लोग थे अंग्रेज़ों मुगलों से, उनको आज डॉक्टर साहब हिस्सेदार बना रहे हैं, सभी पार्टियों ने शिकार बनाया है। तो ये भी अपनी हिस्सेदारी, अपने लोगों को हिस्सेदारी दिलाने के लिए निषाद पार्टी में आरोप तो कोई भी, हम किसी के यहाँ कोई सेंधमारी नहीं करते हैं। आज के दिन में हमारे पास बहुत लोग आते जाते हैं, मैं उनसे ही कहता हूँ कि मेरी विचारधारा से सहमत हो तो आके काम करो, काम करके आओ, दिखाओ, फिर बाद में ज्वाइन करो लगे तो आज की दुनिया में लोग महीनों दिन से इधर उधर भटक रहे थे, भाई काम करके दिखाए और दिखाने के बाद लगा कि नहीं हम इस विचारधारा से रहेंगे। तो राय नहीं से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं डॉक्टर संजय निषाद यानी निषाद पार्टी ने सुभासपा में सेंधमारी की है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो इस मामले पर संजय निषाद को आपने सुना, आप सुभासपा के मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर इस पर क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुना। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने आज सुभासपा को एक बड़ा झटका दिया और सुभासपा के कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा देकर निषाद पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई गंभीर आरोप भी लगाए उन्होंने सुभासपा पर। हमारे साथ में इस समय सुभासपा के राष्ट्रीय मुख्य वक्ता अरुण राजभर हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अरुण जी, आपके राष्ट्रीय सचिव, आपके प्रदेश उपाध्यक्ष, तमाम लोगों ने आज निषाद पार्टी ज्वाइन कर ली, बड़े गंभीर आरोप लगाकर आप पर। देखिए, वो हमारी पार्टी के बाद में पदाधिकारी थे, सबसे पहले उन्हीं की पार्टी के पदाधिकारी थे और उन्होंने ही गमन का आरोप लगाया था, हमने नहीं लगाया था, वो उन्होंने ही लगाया था और उन्होंने कहा था कि पार्टी गतिविधियों में इन लोगों की लिप्तता पाई गई है, इसलिए हमने इनको पार्टी से निष्कासित किया।
लेकिन वो जानकारी हमारी पार्टी को नहीं थी। जब हमारी पार्टी में वो लोग आए, और उसमें बहुत बड़े नेता नहीं हैं, नेता तो हम बनाते हैं और प्रेता भी हम बना देते हैं। तो जिन नेताओं को हम लोगों ने अपने स्थान दिया, उन नेताओं की जब एक्टिविटी जब देखना शुरू किया, तो कोई 10 लाख नौकरी के नाम पर ठग कर रहा है, तो कोई ज़मीन हमारे नाम पर कह रहा है कि मंत्री से डायरेक्ट संपर्क है, पार्टी से संपर्क है, आप हमारे साथ काम कर लो, हम तुम्हें ये दे देंगे। तो ये इसके मुकदमे दर्ज हुए, 420 के मुकदमे इन दोनों नेताओं पर। एक बड़ी खबर आपको दे दें, एटा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले में संज्ञान लिया। मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई थी, जहां एक ही सिरिंज से कई बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया गया था। एचआईवी संक्रमित बच्चों और दूसरे बच्चों को इंजेक्शन लगाया गया था और इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ दिखाया, जिसके बाद इस खबर पर एक्शन देखने को मिला, असर देखने को मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये बेहद ही गंभीर मामला था। एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को, दूसरे बच्चों को एक ही सिरिंज से इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और एबीपी गंगा ने इस खबर को उठाया। उसके बाद क्या असर आपको दिखा? देखिए, आपको बता दूं, एटा मेडिकल कॉलेज में ये बहुत गंभीर मामला सामने आया है और सबसे पहले इस खबर को एबीपी गंगा ने फ्लैश किया। उसके बाद पूरा एटा जनपद का प्रशासन हरकत में आया, मेडिकल कॉलेज का प्रशासन हरकत में आया, डॉक्टर्स की टीम भेजी गई। और आपको बता दूं, केवल हवाई बात नहीं थी, इसमें महिलाओं ने लिखित में जिलाधिकारी एटा को शिकायत की थी और कहा था कि हमारे बच्चों को उसी सिरिंज से इंजेक्शन लगाया जा रहा है जिस सिरिंज से एचआईवी पॉजिटिव बच्चों को लगाया जा रहा है। तो इस मामले में जब हड़कंप की स्थिति पैदा हुई तो आनंद फानंद में इंक्वायरी सेटअप की गई। लेकिन आपको बता दें, ब्रजेश मिश्रा जो यूपी के डिप्टी सीएम है, उन्होंने इस मामले का जब से संज्ञान लिया है तब से इसमें कार्रवाई में तेजी आई है। लेकिन जो सूत्र हमारे बताते हैं, अभी भी एटा मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो इस पूरे मामले को दबाने में जुटे हुए हैं और किसी भी तरह से वो इसको दबाना चाहते हैं। जी, लेकिन अब मामला अगर संज्ञान में आया तो उम्मीद की जाए कि इस मामले पर उचित कार्रवाई होगी। राकेश, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। रामपुर में शत्रु संपत्ति के मामले में चमरुआ से सपा के विधायक नसीर अहमद खान समेत 5 अभियुक्तों को वारंट जारी किए गए। एमपी एमएलए कोर्ट ने समन तामील होने के बावजूद कोर्ट से गैर हाजिर होने के चलते एक वारंट जारी किया। आपको बता दें कि आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निखत अखलाक को कोर्ट ने दोबारा से समन जारी किया है। शत्रु संपत्ति के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख अब 14 मार्च की तय की। अदीब आजम खान और निखत अखलाक के विरुद्ध जो है पुनः सम्मन जारी किया गया है, क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध जो है सम्मन का तामीला पर्याप्त नहीं था। शेष अभियुक्तगण जो है मोहम्मद आजम खां, अब्दुल्ला आजम खां, तंजीम फातिमा, फसीह जैदी, मुश्ताक, इन लोगों के विरुद्ध जो है हाजी माफ़ी थी, हाजी माफ़ी स्वीकार की गई। और अब आपको माफिया अतीक से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हम बताते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद की नेपाल में छिपे होने की जानकारी मिली है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने नेपाल से जुड़े यूपी के कई जिलों में छापेमारी की। एसटीएफ ने कौशाम्बी और नेपाल बॉर्डर से लगते हुए जिलों में छापा मारा। बताया जा रहा है कि अतीक का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही बाकी शूटर नेपाल में छिपे हैं। इसके चलते एसटीएफ ने बड़ी छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। अतीक के 2 नाबालिग बेटों एजम और अबान अहमद को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा है। दोनों को 2 मार्च को ही पुलिस ने बाल सुधार गृह में भेजा था। उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद के साथ ही उसका पूरा परिवार आरोपी है। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटों को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों बेटे नाबालिग हैं। सवाल ये उठता है कि अगर पुलिस ने 2 मार्च को ही अहजम और एबान को गिरफ्तार कर उन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया था तो इतने हाईलाइटेड केस की जानकारी मीडिया को क्यों नहीं दी? मीडिया को इसकी जानकारी कोर्ट रिपोर्ट से क्यों हुई? और एक सवाल ये भी उठता है कि 2 मार्च की जिस तारीख को अहजम और आबान की गिरफ्तारी दिखाई गई, उसी दिन प्रयागराज पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की थी जिसमें यह दावा किया गया था कि वो दोनों ना तो गिरफ्तार हुए हैं और ना ही उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस मामले में रंगदारी मांगे जाने का एंगल सामने आया। बताया जा रहा है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक के गुर्गों के जरिए उमेश पाल से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी और बरेली जेल में बंद अतीक के भाई खादिल उर्फ अशरफ ने उमेश पाल के करीबी सूरज पाल से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इसके बाद उमेश और सूरज पाल दोनों ने ही मामले में अतीक और अशरफ के खिलाफ धूमनगंज थाने में नामजद एफआईआर भी दर्ज कराई थी। दोनों के कई गुर्गों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था।
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में हत्या के मोटिव को लेकर जांच एजेंसियां अभी पुख्ता तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं। इस बीच पुलिस को इस मामले में एक नया एंगल मिला है। दरअसल पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के जरिए उमेश पाल से पिछले साल 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे थे और रंगदारी नहीं दिए जाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। उमेश पाल ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देने के बजाय इस मामले में पुलिस में शिकायत कर दी थी। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में वारदात से ठीक 6 महीने पहले यानी 24 फरवरी 2023 को वारदात हुई थी और 24 अगस्त 2022 को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।